हाँ बेटा, तो अब शुरू हो रहा है AS10, दैट इज PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो AS10 स्टैंड फॉर PPE, जिसका फुल फॉर्म क्या है? प्लांट, प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट। ठीक है, अब बहुत ही ध्यान से, पहला एएस मतलब जो एएस है, ये पहली बात ये कहता है कि जो भी प्रॉपर्टी प्लांट या इक्विपमेंट खरीदोगे उसको किस वैल्यू पे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। तो इसी से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। तो पहली बात तो ये सीखनी है कि कोई एसेट हम परचेज करते हैं या बनवाते हैं तो उसको हम किस वैल्यू पे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एसेट। तो इसके बहुत सारे ढेर सारे सवाल हैं जिसमें मुझे कॉस्ट ऑफ एसेट कैलकुलेट करनी है। तो एक तो सवाल ये बन जाता है कॉस्ट ऑफ एसेट कैलकुलेट करने वाला। सवाल दिखा देते हैं, भी करवा नहीं रहे, सिर्फ समझा रहे हैं, इसलिए समझ जाओ। तो पहला सवाल यहाँ पे देखो आया हुआ एग्जाम के अंदर जून 17 में, क्या निकालनी है? किसी भी फिक्स एसेट या पीपी कॉस्ट निकालनी होगी तो AS10 वहां काम कर जाएगा। अगले सवाल में क्या निकालनी है? ठीक है, तो ये AS काम करेगा। नेक्स्ट सवाल में क्या निकालना है कि कितनी कॉस्ट कैपिटलाइज करोगे। ठीक है, मतलब कॉस्ट ऑफ एसेट निकालनी है एज पर AS10, इसमें भी वही निकालना है। अगले सवाल में क्या निकालना है? कितनी कॉस्ट कैपिटलाइज करोगे। तो पहला सवाल इसका जो है वो बहुत ही ज़्यादा काम का होता है, जहाँ पे हमें यही निकालना होता है कि कितना अमाउंट आप कैपिटलाइज करोगे एसेट खरीदते समय। कितना अमाउंट कैपिटलाइज करोगे एसेट खरीदते समय, समझ रहे हो? तो पहला जो सवाल है, मतलब ज़्यादातर AS10 का सवाल जो है वो यही आता है कि जब कोई एसेट आप परचेज करोगे तो वहाँ कौन सी कॉस्ट को आप उसको कैपिटलाइज करेंगे। तो ये आपको लिखना पड़ेगा क्या क्या कॉस्ट लेते हैं और क्या क्या कॉस्ट नहीं लेते हैं जब एएस आप कोई लगाते हो। तो कॉस्ट ऑफ पीपी कैसे निकाली जाती है एज पर AS10। तो सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ परचेज ले लेते हो। अगर आपने परचेज किया है, ज़्यादातर परचेज वाली होती है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ परचेज ले लेते हैं। लेकिन परचेज प्राइस में जो लोगे, ठीक है, वो क्या क्या लोगे? एक्सक्लूडिंग एनी टैक्सेस। ठीक है, ऑन विच क्रेडिट आर अवेलेबल। भाई कुछ ऐसे टैक्सेस होते हैं जिनका क्रेडिट ले लेते हो, जैसे जीएसटी में आप जीएसटी क्रेडिट ले लेते हो। तो अगर कोई ऐसे टैक्सेस पे करे जिनका आप क्रेडिट ले लोगे तो उनको कॉस्ट नहीं बनवाते हैं। जिनका क्रेडिट नहीं लेते उनको कॉस्ट बनवाते हैं। तो ज़्यादातर सवाल में ऐसे टैक्सेस देता है जिनका आप क्रेडिट ले लेते हो, जैसे जीएसटी वगैरह देगा। भाई सामान खरीदते समय, मशीन करते समय कौन सा टैक्स पे कर दोगे? यूजुअली जीएसटी आप पे करोगे, और जीएसटी क्रेडिट आप लेते हो। तो कुल मिला के जीएसटी इग्नोर करनी। ठीक है, तो एक्सक्लूड करना है कोई टैक्सेस जिनका क्रेडिट ले लेते हो, और अगर कोई डिस्काउंट मिला जा रहा है तो उसको भी आप क्या कर लोगे? एक्सक्लूड करके लिखोगे। 1 लाख कैसेट खरीदे, 10,000 डिस्काउंट मिल गया तो डिस्काउंट माइनस करके लिखना। टैक्सेस जो उसमें घुसे हुए हैं वो माइनस करके लिखना। तो कोई रिबेट या डिस्काउंट मिल रही है तो उसको माइनस करके लिखेंगे। कोई टैक्सेस अगर जुड़े हुए हैं तो उसको भी हम लोग क्या कर लेंगे? माइनस करके लिखेंगे। उनको टेक्निकल वाला बोला जाता है नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। ठीक है, तो ये जो टैक्सेस हैं वो नहीं लोगे आप। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है कि जो टैक्सेस हमने पे किए मशीन खरीदते समय, अगर उनका हम कहीं क्रेडिट ले लेंगे तो मेरा खर्चा थोड़ी ना, उसका क्रेडिट ले लोगे, माइनस कर लोगे, तो उसको कॉस्ट नहीं बनवाते हैं। और ऐसे टैक्सेस जिनका क्रेडिट नहीं मिलता है उनको कॉस्ट बनवाते हैं। ठीक है, तो ये ले लेंगे। दूसरा,
एनी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस, कोई डायरेक्ट नेचर का खर्चा है जो उसी प्लांट मशीनरी परचेज करने की वजह से लग रहा है। ठीक है, यानी उस एसेट को यूज करने से पहले कोई खर्चे आपको करने पड़ेंगे, तो उन्हीं को बोलते हैं डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस। इनके एग्जांपल हैं जैसे डिलीवरी कॉस्ट, मशीन डिलीवर कराई, कुछ पैसे देने पड़ेंगे, डिलीवरी कॉस्ट वो भी इसमें आ जाएगा आपका। ठीक है, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं, डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस में। एम्प्लॉय कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट का मतलब है कि कोई अपना एम्प्लॉय इसमें लगाना पड़ा हमें 2 दिन के लिए मशीन को सेट करने के लिए, उस 2 दिन की जो एम्प्लॉय की सैलरी होगी वो भी जोड़ेंगे। ठीक है, ईटीसी। उस मशीन को जब तक यूज नहीं करना स्टार्ट कर देते हैं तब तक जो खर्चे होते रहेंगे वो सब हम लोग जोड़ते रहेंगे। ठीक है, और क्या जोड़ते हैं? कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग, अगर उस मशीन को चलाने से पहले टेस्ट किया गया है, 1-2 बार लो चला के भैया देख ले सब चल रहा है नहीं चल रहा है, तो कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग भी क्या कर देते हैं उसमें ऐड कर लेते हैं। लेकिन नेट ऑफ एनी इनकम, कभी कभी क्या होता है कि टेस्ट रन किया हमने और उसमें 40,000 रुपये खर्चा हुए, लेकिन उस टेस्ट रन से कुछ प्रोडक्शन निकल आया जो 5,000 बिक गया, तो हम 35 जोड़ेंगे यहाँ नेट कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग ऐड कर देते हैं। और प्रोफेशनल फीस, ठीक है, उस मशीन को हम चला नहीं पाते तो एक प्रोफेशनल हायर किया है जो मशीन को चलाने में हमें बताएगा कैसे चलती है कैसे नहीं चलती, कंसल्टेंसी लेनी पड़ी है प्रोफेशनल की जिससे हम उस मशीन को चलाना शुरू कर पाए। तो प्रोफेशनल फीस फॉर कंसल्टिंग, ठीक है, द एसेट। जैसे कभी कभी हमें ये भी नहीं पता होता कि हम कौन से एसेट खरीदें, तो किसी कंसल्टेंट को हायर किया कि भाई अपने व्यापार के लिए यार ये मशीन लगानी है, तो बताओ कौन सी मशीन अच्छी रहेगी, तो फ्री में तो बताएगा नहीं वो, तो कहेगा हमसे कंसल्टेंसी लो 10,000 रुपए, तो हमको आपको बताएंगे ये मशीनें होती हैं, इनसे ये होता है उनसे ये होता है, इसमें इतनी बिजली लगेगी इसमें इतना पानी लगेगा, या बिजली से चलेगी या इसे चलेगी, तो अपना ज्ञान बताएगा तब हम चूज कर पाएंगे कौन सी मशीन खरीदें। तो मशीन खरीदने के लिए तो ज्ञान बटोर रहे हैं, तो उसकी फीस कहाँ चार्ज करेंगे? कॉस्ट ऑफ मशीन। लिखो बेटा, नोट करो इतना। एनी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस, जो डायरेक्टली खर्चा हो रहे हो किस पे? उस मशीन पे। फिर उस एसेट को अगर बोरो करके लाए हैं तो उसकी बोरोइंग कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट का मतलब इंटरेस्ट कॉस्ट होता है, लेकिन ये तभी जोड़ते हैं इफ इट इज अ क्वालिफाइंग एसेट। अभी ये वाला पॉइंट कोई मत पूछना, क्योंकि जब तक AS 16 नहीं पढ़ लेंगे तब तक ये नहीं पता चलेगा क्वालिफाइंग एसेट क्या होती है। उसी में बताया जाता है कि जो क्वालिफाइंग एसेट होती हैं उनकी जो बोरिंग कॉस्ट होती है उसको हम लोग कैपिटलाइज करते हैं, तो उस AS की वजह से यहाँ हम इसको जोड़ते हैं। फिर एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग या डिसमेंटलिंग। कभी कभी गवर्नमेंट के ऑर्डर रहते हैं कि अगर ये मशीन आपने लगाई तो हटाते समय इसमें कुछ प्रिकॉशन रखने पड़ेंगे, इसको पूरी तरीके से आपको हटवाना पड़ेगा, ठीक है, फेंकवाना पड़ेगा, गड़वाना पड़ेगा जमीन के अंदर, या विदेश देश से बाहर फेंकना पड़ेगा, और इन सब में पैसे खर्चा होंगे।
उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट अभी जोड़ के बैठते हैं कि यार मशीन खरीदी लेकिन हटवाते समय 1 लाख रुपए और खर्चा होगा, तो अभी कॉस्ट बना देते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं डी कमीशनिंग या डिसमेंटलिंग कॉस्ट। कहाँ बेटा? क्रेडिट आर अवेलेबल फिर डिस्काउंट, दूसरा नाम है डिस्काउंट, डिस्काउंट या रिबेट, डिस्काउंट रिबेट वो भी हटा देते हैं, तो इनको नहीं रखना होता है परचेज प्राइस के अंदर। कोई टैक्सेस जुड़े हुए हैं माइनस कर दो, कोई डिस्काउंट है जो दिया गया उसको भी अप्लाई करके हटा देंगे। साइट रिस्टोरेशन एक्सपेंसेस, साइट रिस्टोरेशन एक्सपेंसेस, जहां मशीन लगा रहे हो वहां की साइट को रिस्टोर करना पड़ेगा, सही कराना पड़ेगा, उसमें भी जो पैसे खर्चा होंगे वो भी जोड़ लेंगे। लिख लिया? फिर लिखो these costs are not या आर नॉट नहीं, these costs never be capitalized, never be capitalized, यानी कैपिटलाइज ना करने का मतलब क्या है कि इनको कॉस्ट में शामिल नहीं करोगे। तो ये कॉस्ट आपको ज्यादा याद रखने की, इनको नहीं जोड़ना है। तो ये चार जो कॉस्ट हैं वो कभी भी पीपी की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे। इनको नोट कर लो, 2 मिनट का समय दे रहे हैं नोट करने के लिए, फिर समझा भी देंगे। ऊपर वाले तो सारे नोट हो गए ना? नहीं नोट हुए अभी? चलो लास्ट के 2 पहले करो। अभी लास्ट के 2 नहीं हुए तो पहले लास्ट के 2 करो। फिफ्थ पॉइंट, बोरोइंग कॉस्ट। इफ एसेट इज क्वालिफाइंग एसेट तभी बोरोइंग कॉस्ट जोड़ते हैं, अदरवाइज बोरोइंग कॉस्ट नहीं जोड़ते। बोरोइंग कॉस्ट किसको कहते हैं, क्वालिफाइंग एसेट क्या होती है वो अगले ईयर्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगला है एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग स्लैश डिसमेंटलिंग, और सबसे लास्ट में है साइट रीस्टोरेशन एक्सपेंसेस, साइट रीस्टोरेशन एक्सपेंसेस। जैसे मान लो ऑयल निकालने के लिए गड्ढा खोदा तो पटवाई है कौन? तुम ही पटवाओगे, तो जो पैसे खर्चा होंगे वो भी कॉस्ट में ऐड करेंगे, मशीनरी कॉस्ट में ऐड कर देंगे। हाँ बेटा, इसके बाद ये कॉस्ट जो है वो कभी कैपिटलाइज नहीं होंगी, मतलब कभी भी कॉस्ट ऑफ पीपी का हिस्सा नहीं बनेंगी। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग न्यू फैसिलिटी इन न्यू बिजनेस, जैसे इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस, बिजनेस इनॉग्रेट कर रहे हो तो उसके खर्चे पीएल में ठोके जाते हैं। नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हो या कोई नई सर्विस एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, प्रमोशनल खर्चे, जैसे आईफोन नया आना आता है तो लॉन्च करते हैं ना, लॉन्चिंग इवेंट, तो कभी कभी वो कॉस्ट ऑफ एसेट नहीं बनेगा, उन सब का कॉस्ट को हम लोग पीएल से चार्ज करते हैं।
अगर कोई बिजनेस नई लोकेशन पे लेके जा रहे हो या नए क्लास ऑफ कस्टमर के लिए अवेलेबल करा रहे हो, तो उसमें जो पैसे खर्चा होंगे वो शामिल नहीं होंगे। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग वगैरह भी उनकी शामिल नहीं होगी, अगर इसलिए ट्रेनिंग दे रहे हैं कि नई लोकेशन पे काम कर पाओ। और कोई एडमिन या जनरल ओवरहेड होंगे, वो भी कॉस्ट ऑफ पीपी नहीं बनेंगे। लिख लिया बेटा? हटा दिया जाए बेटा? हो गया नोट? चलो, अब पहले इस टाइप के सवाल देख लेते हैं, इसमें कॉस्ट ऑफ पीपी कैलकुलेट कर ले, फिर दूसरे टाइप का मटेरियल पढ़ेंगे, फिर और चीज़ें लिखेंगे। इन सवालों को लिखने की जरूरत नहीं है, इनका क्वेश्चन आंसर सबके पीडीएफ बना के आपको सेंड कर दी जाएगी। तो ये सवाल है 2017 में आया है, मटेरियल दे रखा है 10 लाख रुपए का। अब देखो यहाँ क्या है, फिक्स एसेट कंस्ट्रक्ट कराई जा रही। अब देखो परचेज करोगे तो ये सब लेंगे जो आपने लिखा, लेकिन कंस्ट्रक्ट कराओगे तो कंस्ट्रक्ट कराने में जो पैसे खर्चा हो रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कराने में मटेरियल भी लगेगा, लेबर भी लगेंगे, और भी खर्चे होंगे। तो उस एसेट को बनाने में जो भी कॉस्ट लगेगी वो सब कॉस्ट बनेगी एसेट की, कॉमन सेंस है, तो उसमें कुछ रटने वाली बात नहीं है। तो देखो उस एसेट को कंस्ट्रक्ट कराने में मटेरियल 10 लाख रुपए का लगा, ठीक है, तो 10 लाख रुपए ये कॉस्ट बन जाएगी मटेरियल। ठीक, सबसे पहला सवाल यही था ना? हाँ ठीक है। इसके बाद लेबर, लेबर को 3 लाख रुपए पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन देखो लेबर केवल 1/6 टाइम जो है वो इस मशीन के कंस्ट्रक्शन पे लगा रहा है, पूरी लेबर कॉस्ट मत जोड़े ना, जो डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल है वो लोगे। वैसे तो 3 लाख खर्चा हो रहा है, लेकिन वो पूरा समय मशीन बनाने में लगाता ही नहीं है, तो जितना समय मशीन बनाने में लगाता है वो पकड़ो 50,000। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लगे हैं मशीन बनवाने में 2 लाख रुपए। ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस वैसे 7.5 लाख खर्चा हुआ है ऑफिस वगैरह में, लेकिन केवल 5% ही कंस्ट्रक्शन वाला है, तो सिर्फ 5% लो, जो डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल है मशीन पे वो पकड़ा जाता है। ठीक है, कितना आया? 37,500 रुपए।
फिर इस एसेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कुछ एसेट इस पे लगाई गई हैं, जिसपे 10,000 का क्या लग रहा है, डेप्रिसिएशन लग रहा है, वो भी पकड़ो। तो ये आ गई आपकी कॉस्ट ऑफ पीपीई एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। कितना आ गया, 12,97,500। तो यही उत्तर आ जाएगा। स्कैनर होगी तो देखो यही आंसर दे रखा होगा, 12,97,500 रुपए। समझ गए, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा सा एमसीक्यू में आया चिंटू सवाल। 15 लाख कैसेट खरीदी, 15 लाख लिखो, 25,000 फ्रेट दिया, 25,000 और जोड़ो। कॉस्ट ऑफ परचेज लिखते भी जाते हैं, तुम लोग जोड़ते भी जाना। फ्रेट जोड़ दिया कितना, 25,000 रुपया। इसके बाद कार्टेज भी देनी पड़ी है, कार्टेज जोड़ो कितना, 2,000 रुपए। फिर इंस्टॉलेशन 18,000 खर्चा हुए हैं, इंस्टॉलेशन जोड़ो। ये सब डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, मतलब डायरेक्ट पसीने पे लगी है। और 40,000 टेस्टिंग की कॉस्ट है, तो कॉस्ट ऑफ टेस्ट या टेस्टिंग कॉस्ट। तो कोई फालतू की कॉस्ट देवे नहीं दी, सब जोड़ने वाली कॉस्टें दी इसे, सब जोड़ दोगे, कॉस्ट ऑफ पीपीई आ जाएगा कितना, तो 15,85,000। देखो आंसर दे भी रखा है तुम्हें, एमसीक्यू में आ गया, कर लिया आपने एमसीक्यू वाला सवाल। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, करा देते हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्लांट, वैसे 25 लाख लिखा है, लिखा है कॉस्ट एज पर सप्लाईज एंड प्लस टैक्सेस, लेकिन लिख तुम्हें कॉस्ट ही रहा। अब तुमको सर टैक्स जुड़े हुए हैं, तो टैक्स कितने जुड़े हैं वो भी नहीं पता है। वैसे यहाँ खुद ही लिखा उसने कि कॉस्ट लिख रहे हैं, ठीक है, ये कॉस्ट ही दे रखी है, इसमें टैक्स जुड़ा हुआ नहीं भी है, इसलिए टैक्स हटा भी नहीं पा रहे हो। ठीक है, टैक्स जुड़ा होता तो कितने टैक्स जुड़े होते हैं वो बताता तुमको, फिर माइनस करके लिख देते। फिर इनिशियल डिलीवरी, डिलीवरी कॉस्ट लेना होता है, बताया ही था। इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट 2 लाख रुपए। साइट प्रिपरेशन कॉस्ट जो कि 6 लाख रुपए है। कंसल्टेशन फीस 7 लाख रुपए। फिर है इंटरेस्ट चार्ज फॉर पेमेंट फॉर प्लांट ऑफ डिफर्ड क्रेडिट, तो कोई इंटरेस्ट चार्जेस नहीं लेते हो। इंटरेस्ट चार्जेस में देखो क्या लिखा है बोरिंग कॉस्ट में, तभी लेते हो जब क्या हो, क्वालिफाइंग एसेट हो। वो क्वालिफाइंग एसेट होगी तो सवाल तुमको बताएगा, जब इसका सवाल आएगा AS10 का। तो अगर क्वालिफाइंग एसेट होगी तभी इंटरेस्ट कॉस्ट जोड़ोगे, वरना इंटरेस्ट कहाँ चार्ज किया जाएगा, PL में नोट बना के लिखेंगे। फिर एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट है, वो लेनी होती है, बताया था आपको। डिसमेंटलिंग कॉस्ट 3 लाख रुपए। और ये भी नहीं लेते हैं ऑपरेटिंग लॉसेस बिफोर कॉमर्शियल प्रोडक्शन, तो ये भी एक 5वें पॉइंट में लिख लो वहां, ना लेने वाले में। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट लिख लो ई, क्या लिखोगे, ऑपरेटिंग लॉसेस ऑपरेटिंग लॉसेस बिफोर प्रोडक्शन स्टार्टेड। प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले अगर कोई लॉस वगैरह हो गए हैं तो उनको भी हम लोग
कॉस्ट ऑफ पीपी नहीं बनाते हैं, और जिनको कॉस्ट ऑफ पीपी नहीं बनाते उनको कहाँ चार्ज करते हैं, पीएल से चार्ज करते हैं। तो ये भी पीपी की कॉस्ट नहीं बनेगा, तो कॉस्ट ऑफ पीपीई आ चुकी। कितना, 60 लाख 30, 4 करोड़ 30 लाख। 4 करोड़ कहाँ से हो गई भाई, 43 लाख हो गई है। इंटरेस्ट एंड ऑपरेटिंग लॉसेस, ठीक है, इनको क्या किया जाएगा, डेबिट कर देंगे पीएल अकाउंट में। आर नॉट कैपिटलाइज्ड, सेम विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो कॉस्ट ऑफ पीपी में नहीं आएगा उसको नोट बना के आपको लिखना पड़ेगा, ये पीपी में नहीं शामिल किए जाएंगे, जबकि इनको क्या करेंगे, पीएल में डेबिट करेंगे, ऐसा लिख के आना पड़ेगा। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 14। बताओ कितनी कॉस्ट कैपिटलाइज करोगे, निकाल के बताओ जरा रफ में, क्या आएगा इसकी कॉस्ट। 23 लाख रुपए, चेक कर लेते हैं। 5 लाख रुपए मशीन सेटअप कराने में खर्चा हुए, इंस्टॉल करना है न्यू लोकेशन पे, तो ये कहाँ कैपिटलाइज करोगे। पहला पॉइंट लिखो, देखो क्या लिखा है तुमने, पहला या दूसरा तीसरा चौथा पॉइंट में था कि न्यू लोकेशन पे अगर कोई शिफ्ट कर रहे हो तो उसकी कॉस्ट नहीं आएगी। इसमें मैं लग रहा कोई कॉस्ट नहीं आएगी, क्योंकि देखो सेटअप कर रहे हो, नई जगह पे लेके जा रहे हो, ये भी लिखा था आपने, नहीं आएगा। रेंट वगैरह तो पीएल में चार्ज किया जाता है, रेंट थोड़ी ना लिख दोगे तुम कैपिटलाइज कर दोगे। और रिमूवल कॉस्ट भी है कि ओल्ड लोकेशन से फिर नए लोकेशन ट्रांसफर कर रहे हो, तो इसमें कोई क्लास कैपिटलाइज नहीं होगी, तीनों ही तीनों कॉस्ट क्या करनी पड़ेंगी, आपको एक्सक्लूड करनी पड़ेंगी। तो लिखोगे दीज कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड या दीज कॉस्ट आर नॉट टू बी कैपिटलाइज। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑल ऑफ द थ्री, all of the three costs are not capitalized, ठीक है, they will be charged to profit and loss account। अब सवाल 4 नंबर का आया है, ठीक है, तो अब 4 नंबर का तो नहीं बनेगा इतना बड़ा सवाल, अगर बनता है तो फिर आपको प्रोविजन एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ पीपी में क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता, और फिर अपना सोल्यूशन दोगे, तब आपको 4 नंबर मिलेंगे। मान लो इतना ही बड़ा सवाल 4 नंबर में आया, तो एक तुम्हारा 4 नंबर बैक का आंसर दिख रहा है, तो आंसर बढ़ाने के लिए क्या करोगे, पहले पीपी के प्रोविजन एक्सप्लेन करोगे, कॉस्ट ऑफ पीपी में क्या आता है और क्या नहीं आता, और फिर सोल्यूशन लिखोगे, ये रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ जाएगी। तो कम नंबर का है, डायरेक्टली कैलकुलेट करके दिखा दूं। तो जब ऐसा लगता है कि नंबर बहुत ज्यादा सवाल आ गया लेकिन लिख कुछ नहीं पा रहा, तो बढ़ा के जबरदस्ती और लिखा जाता है, तभी तो माहौल बनेगा। तो सब लिख लेना अपना। एक सवाल और दिया है यहाँ पे, यहाँ चलो क्वेश्चन पढ़ो फिर कराते हैं, ओमेगा लिमिटेड वाला सवाल।
मशीन परचेज करी है 1,58,00,000 रुपए में। तो परचेज प्राइस ले लेंगे 1,58,00,000 रुपए। इसके बाद साइट प्रिपरेशन की कॉस्ट खर्चा हुई 1,40,000, ये ले लोगे। इसके बाद एक टेक्नीशियन आया है ना, जिसको 45,000 पर मंथ देते हो, और इस मशीन को इंस्टॉल करने में 3 महीने लग रहे हैं। तो 45,000 इंटू 3, 1,35,000 का ये कॉस्ट आ गई मशीन के ऊपर। ठीक है। और इसके बाद कॉस्ट ऑफ मशीन दे रखा, और एक और दे रखा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस जो कि कितने के हैं, 50,000 के। एक आर्किटेक्ट भी लग रहा है 30,000 का। तो बस ये आ जाएगी आपकी कॉस्ट ऑफ पीपीई, 1,51,55,000। इसका आंसर आ जाएगा। हाँ बेटा, क्या 5,000 आ रहा है? 61,00,000 5,000 कह रहे हैं आ रहा है। एक बार फिर से जोड़ लो, 55 इन लोग ने बोला है। एक बार चेक कर लो 55 सही कि 5 सही। जो सही आ रहा होगा वो बताना, हम लिख देंगे। 55 आ रहा है, 55 आ रहा है। यही जोड़ के जो आएगा वही आंसर होगा। एक और सवाल पढ़ो, चलो इसका आंसर बताओ क्या निकल के आएगा। ये तो वही सवाल हो गया ना, सेम ही सवाल है, दोबारा आ गया, कोई बात नहीं। ठीक है, अभी लगाया था। ये दो कैपिटलाइज नहीं करोगे, तीसरा, पांचवा और सातवां, बाकी सब कैपिटलाइज कर दोगे, सबको जोड़ दोगे, आंसर आ जाएगा। शायद 43,00,000 इसी में तो आया था आंसर ना, 43,00,000 आ जाएगा आंसर। अब एक दो चीजें कभी कभी छोटे मोटे सवाल और आ जाते हैं जो अपनी किताब में दे रखे हैं, 2 सवाल। ठीक है, अपने यहाँ इंस्टीट्यूट में ये 2 सवाल हैं। जैसे सवाल एग्जाम में आ रहे हैं, साला सवाल ही नहीं लिखे इस बुक के अंदर। देख लो कितना उपद्रवी आदमी। अभी तक जो लगा रहे थे स्कैनर के सवाल थे, तो जैसे आ रहे थे वैसे बुक में नहीं हो, जैसे बुक में वैसे आ नहीं रहे। फिर भी ये भी कर लेंगे रिस्क ना लेते हुए। तो ये एएस बताता है कि हर साल एसेट को आपको रीवैल्यूड करनी है। ईयर एंड में क्या करना है, उसका रीवैल्यूएशन करना है। ठीक है, और रीवैल्यूएशन करने में अगर फायदा आए तो पीएल में क्रेडिट साइड डाल दो, नुकसान आए तो पीएल में डेबिट साइड डाल दो। ये हो जाता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट। वही ये भी एएस बताता है, तो ये बात भी लिख लो, रीवैल्यूएशन ऑफ पीपीई। तो रीवैल्यूएशन अगर गेन आ जाए तो वैसे इसको पहले पीएल में ही ट्रांसफर करते हैं, तो इसको लिखना ट्रांसफर टू रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट। पीएल में डायरेक्ट नहीं ट्रांसफर होता, पहले रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट में जाएगा। और अगर रीवैल्यूएशन में लॉस आ जाए तो इसको डेबिट कर देना पीएल अकाउंट में। ठीक है, लिख लिया। गेन कब होगा, जब नई वाली रीवैल्यूड फिगर बढ़ जाए। इसे निकालते नहीं थे पार्टनरशिप में, अंदर दे रखा होता था 10,00,000 रुपए वैल्यू, बाहर दे रखा होता तो 12,00,000, कहते थे एसेट की वैल्यू बढ़ रही। बढ़ने का मतलब फायदा हो रहा है, वैल्यू कम हो जाए तो इसका मतलब नुकसान हो रहा है। बहुत बढ़िया। सवाल संख्या 5 पढ़ो, अपने आप समझ में आ जाएगा। बुक में लिख रही है 86,00,000 वैल्यू, रिवैल्यूड फिगर कितनी आ गई है, 90,00,000। आपको बताना है
कि रेवोल्यूट का गेन का कैसे आप ट्रीटमेंट करोगे। अकाउंटेंट कह रहा है रेवोल्यूशन को हमें डेप्रेशन से एडजस्ट कर लेंगे, ऐसा एस कहते ही नहीं है। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं अकाउंटेंट के कि जो रेवोल्यूशन हुआ है उसको क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन से एडजस्ट कर लेंगे। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा डेप्रिसिएशन से एडजस्ट करना हमने कहाँ लिखाया है। रेवोल्यूशन गेन आएगा तो क्या करोगे, रिवोल्यूशन सरप्लस अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, यही आंसर में लिखा है। सजेशन देनी पड़ेगी अकाउंटेंट को कि ऐसा नहीं होता बेटा, जो भी रिवोल्यूशन में अगर अपवर्ड रिवोल्यूशन हो रहा है, अपवर्ड का मतलब बढ़ रहा है, ठीक है, तो फिर इसको क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं कहाँ, रिवैल्यूएशन सरप्लस में। और अगर डाउनवर्ड हो रहा है तो इसका मतलब वैल्यू गिर रही है, मतलब नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है तो पीएल में डेबिट कर। ठीक है, अब एक सवाल छोटा सा और बनता है, वो समझ लो, चैप्टर खत्म हो रहा है, टॉपिक खत्म हो रहा है। दूसरा होता है कि आपने कोई मशीन लगा दी है और मशीन लगाने के बाद उसका कोई पार्ट आप रिप्लेस कर रहे हो। मशीन लग चुकी है, जो भी होना था हो चुका, अब कोई एक पार्ट खराब हो गया है या कोई पार्ट बदल रहे हो, तो का कॉस्ट ऑफ पार्ट रिप्लेस या चेंज जो भी कहना चाहो, तो इसका क्या करते हैं और कैसे करते हैं समझो। इधर समझ लो पहले फिर लिख लें। अगर किसी भी मशीन का कोई पार्ट हम रिप्लेस या बदल रहे हैं या नया पार्ट लगवा रहे हैं, उस पार्ट से उस मशीन की इफिशिएंसी बढ़ जाए या उसके ऑपरेटिंग खर्चे कम हो जाएं, तो उस पार्ट में जो भी कॉस्ट लगेगी उसको हम कैपिटलाइज करते हैं। ठीक है, बस हमें यही चेक करना है कि क्या उससे मशीन की कैपेसिटी बढ़ जा रही है, यानी उससे कुछ आउटपुट वगैरह बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। आउटपुट बढ़ जाए या फिर खर्चे क्या हो जाएं, कम हो जाए। कुल मिला के या तो कमाई बढ़े, फ्यूचर बेनिफिट बढ़े। बेनिफिट कैसे बढ़ेंगे, मशीन अब ज्यादा उत्पन्न करे प्रोडक्शन तो फायदे हो जाए। तो या तो फ्यूचर बेनिफिट बढ़ जाए या फिर फ्यूचर के एक्सपेंसेस उस मशीन वाले कम हो जाए। एग्जाम्पल, मान ले इस प्रोजेक्ट या इस एसी में है, कोई एक इक्विपमेंट आ गया नया मार्केट में, वो कह रहा है कि एसी में अलग से उसको अटैच कर दोगे तो एसी के बिजली का बिल आधा आएगा। इक्विपमेंट अगर 2000 का लगाएंगे तो उसको कैपिटलाइज करेंगे, एसी की कॉस्ट ऐड करेंगे, क्योंकि उससे एसी के बिल, बिजली का बिल क्या हो जाएगा, फ्यूचर के कम हो जाएगा। ये उदाहरण है फ्यूचर खर्चे कम करने वाला। या फिर इफिशिएंसी बढ़ने का क्या अर्थ है, अब मान लो इस क्लासरूम में एसी लगा, बगल वाले क्लासरूम में एसी चला लगा है, एग्जाम्पल, तो 2 एसी लगाने पड़ रहे हैं। अब इस एसी में एक इक्विपमेंट आया, कह रहा वो लगा दोगे तो ये 600 स्क्वायर फीट को ठंडा करेगा, मतलब दोनों क्लासरूम में एक ही एसी से काम चल जाएगा, कहने का मतलब ये। और ऐसे 2 एसी लगाने पड़ रहे हैं, तो अब क्या हो रहा है, इस एफीसी की पावर बढ़ जाएगी, इफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तो दूसरा एसी हटवा देंगे, ये भी खर्चा क्या कर देंगे, कैपिटलाइज कर देंगे। कोई मशीन है, मान लो फोटोकॉपी मशीन, दुकान खोले बैठे नीचे, फोटोकॉपी दिन भर में 1000 फोटोकॉपी हो पाती, जिस साल निकालती है मशीन धीमे धीमे करके, मान लो 1000 पन्ना निकल पाते हैं। अब उसी फोटोकॉपी में एक नई छोटा सा इक्विपमेंट आ गया, कहने भैया इसको मशीन में जोड़ दे हो तो दिन भर में 4000 फोटोकॉपी कर पाई हो, तो 4000 फोटोकॉपी होंगी तो ज्यादा पैसा आएगा, तो ये क्या करेंगे, इसको कैपिटलाइज कर देंगे। और अगर ऐसा कोई पार्ट नहीं है, नॉर्मल पार्ट है, खराब हो गया, बदल दिया, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मशीन नहीं चल रही थी अब चलने लगी, तो फिर उसको पीएल में चार्ज करेंगे। तो डिपेंड करेगा सिचुएशन के हिसाब से। तो अगर इसको खर्चा करके क्या हो रहा है, या तो उस मशीन का क्या हो जाए, आउटपुट इंक्रीज हो जाए, या फिर इंक्रीज हो जाए कोई फ्यूचर बेनिफिट, या फिर डिक्रीज हो जाए फ्यूचर के एक्सपेंसेस। अगर ऐसा होता है, इनमें से कुछ भी होता है, तो फिर कॉस्ट ऑफ पार्ट तो क्या कर देंगे, कैपिटलाइज्ड कर देंगे। और अदर केसेस में जहां ऐसा ना हो, इन तीनों में से कोई काम नहीं हो रहा है, तो फिर उसको चार्ज करेंगे कहां से, पीएल अकाउंट से।
नोट बना लो, इसका सवाल दिखा देते हैं, तो नोट बाद में बना लेना, सवाल पहले देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन है और इस मशीन में कंपोनेंट लग रहा है 85,000 रुपए का। इस 85,000 कंपोनेंट लगाने से आउटपुट हमारा बढ़ जाएगा, 150% हो जाएगा। तो 85,000 के जो कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट इसको कैपिटलाइज करेंगे। एक और खर्चा आ रहा है, एक पार्ट ऑफ मशीन लगानी पड़ रही 38,000 रुपए की, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि बढ़ जा रहा है, तो इसको पीएल से चार्ज करेंगे। आंसर पढ़ लो, सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देख लो, आंसर देख लो, सारी चीजें फुलफिल हो जाए तो बता देना। समझ गए? चलो नोट कर लो ये वाला पार्ट। तो कुल मिला के यही 3 टाइप के इसमें सवाल बनते हैं। एक तो जब आप एसेट बनवा के लाओगे या खरीद के लाओगे तो उसकी कॉस्ट क्या बुक में रिकॉर्ड करेंगे। दूसरा, एसेट को रीवैल्यूड करोगे तो उसका जो गेन या लॉस आएगा उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तीसरा, अगर एसेट के पार्ट में कुछ रिप्लेसमेंट कराते हैं तो उसका क्या ट्रीटमेंट और कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। अदर केसेस मतलब जहां पे ये चीज ना हो, ये नहीं हो रहा है या ये नहीं हो रहा है या ये नहीं हो रहा है, बाकी सारे मैटर में फिर पीएल से चार्ज करेंगे। क्या हो गया? क्या कह रही है? अभी कहाँ छुट्टी कर दो यार, अभी इतनी जल्दी छुट्टी कर दो? थक गए क्या? अभी पढ़ाई कितनी देर है अभी? 12:30 भी नहीं पढ़े अभी, सही 12:30 बज रहे तो मान लो 3 घंटा हुआ, उसमें 15 मिनट का ब्रेक भी लियो। हम भी तो पढ़ा ही रहे, हम खाली बैठे हैं क्या बताओ? हम तो तुमसे ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं, तुम तो शांति से बैठे हो, सुन रहे हो अपना कान लगा के। हम तो यहाँ चिल्ला भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं। एक तरफ सोचते हो तुम लोग कि जल्दी जल्दी छुट्टी भी हो जाए, कोर्स भी जल्दी फिनिश हो जाए, सारी चीजें हो जाए, पास भी हो जाए, तो बैठना चाहते नहीं हो क्लासरूम में, कैसे काम चलेगा? अच्छा 2 पढ़ लोगे खुद से? हाँ हाँ, काम है। अच्छा, क्या काम आ गया इतना इम्पोर्टेंट तुम्हारा? तो जाओ, बाद में पढ़ लिया, रिकॉर्डेड लेक्चर देख के पैसा दो लो। तो इस टाइप के सवाल इसमें बनते हैं बेटा, इसकी पीडीएफ सेंड कर देंगे आपको। चलो ठीक है, यहाँ तक कर लो। 3 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, इनका भाई आया तो अपना मिलने जाके वरना कहेंगे लोग भाई से भी छाड़ा दें हमको सर। तो छुट्टी यहाँ पे कर दे रहे, 3 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं और 3 ही 4 ईयर्स हम लोग को और पढ़ने हैं। लगभग लगभग 4 साढ़े 4 घंटे का समय टोटल और चाहिए ईयर्स में। लेकिन एक दिन अगर लंबी क्लास रखती तो भाई के ईयर्स खत्म हो जाएंगे, वरना फिर 2-3 क्लासेस में खत्म होंगे रेगुलर बेसिस पे। घर जाके आपको रिवाइज करनी है, ठीक है, ये सब भी रिवाइज करना है, प्लस कल वाले टेस्ट का तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो घूमने ना निकल जाना, पढ़ाई करने में लगना।